नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने देश के साथ की मन की बात, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों को भी सराहा। जनधन योजना के 7 साल पूरे। जनधन योजना ने 7 साल में भारत के विकास की गति बदली। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक संपन्न हुई। ब्रिक्स देश 2030 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। मन की बात के 80वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मधुबनी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों को भी सराहा। कृषि विश्वविद्यालय की पहल सुखेत मॉडल के जरिए गांव में प्रदूषण को कम करने की पहल को अपनाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना कालखंड में स्वच्छता के विषय में मुझे जितनी बातें करनी चाहिए थी, लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी। मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसके उदाहरण हमें प्रेरणा भी देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं, हमारे संकल्प में जान फूंक देते हैं। हम ये भली बात ही जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है, क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी हैं। हमारा ये इंदौर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोष पाकर के बैठना नहीं चाहते हैं। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, उन्होंने वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहां बिना ट्रीटमेंट के कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं डाला जाता। यहाँ के नागरिकों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस वजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजर आ रहा है। आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे, उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। साथियों, मेरे सामने एक उदाहरण बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए,
इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहाँ जरूर सोचें। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ पर भी जोर दिया और इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण भी साझा किया। जब हम एक लक्ष्य लेकर निकल पड़ते हैं ना, तो नतीजे का मिलना निश्चित होता है। आप देखिए ना, हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की कांजीरंगाल पंचायत, देखिए इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया। यहाँ पर आपको वेस्ट से वेल्थ का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। यहाँ ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगा दिया है। पूरे गांव से कचरा इकट्ठा होता है, उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट्स को कीटनाशक के रूप में बेच भी दिया जाता है। गांव के इस पावर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 टन कचरे के निस्तारण की है। इससे बनने वाली बिजली गांव की स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी जरूरतों में उपयोग हो रही है। इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है, वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे बताइए, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी देशवासियों को कुछ करने की प्रेरणा देती है कि नहीं देती है? कमाल ही किया है ना उन्होंने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी विषय पर विचार विमर्श किया। आइए लेते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी इस खास रिपोर्ट में। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण समूह है जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। दुनिया की 41% आबादी की मेजबानी भी करता है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान देता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ब्रिक्स देश भुखमरी व गरीबी मिटाने के लिए वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की अच्छी स्थिति में है। कृषि उत्पादन बढ़ाकर व किसानों की आय में वृद्धि करके आय असमानता व खाद्य मूल्य अस्थिरता की समस्या को दूर किया जा सकता है। कृषि जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने विभिन्न संबंधित ब्यूरो में पौधों, जानवरों, मछलियों, कीड़ों व कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की है और उनका रखरखाव कर रहा है। भारत दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, राष्ट्रीय बांस मिशन व हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन जैसे देशव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी कृषि खाद्य प्रणालियों के विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खेतों व थाली दोनों में विविधीकरण प्रदान करने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। भारत की पहल और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। वह वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। भारत पोषक अनाज के अनुसंधान, शिक्षण, नीति निर्माण, व्यापार और खेती में क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो फसलों के इस समूह में उपलब्ध अद्भुत विविधता के संरक्षण के साथ साथ किसानों को लाभान्वित करने में दीर्घकालीन उपाय होगा और ये दुनिया के कम पर्यावरणीय रूप से संपन्न क्षेत्र में केंद्रित है। ब्रिक्स देशों में मजबूत कृषि अनुसंधान आधार व विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की स्थिति में ज्ञान का लाभ उठाने व साझा करने की जरूरत, उन्नत उत्पादकता के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से भूमि पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा, कृषि जैव विविधता बनाए रखने व प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने को मंजूरी दी गई है। ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए कार्य योजना 2021-2024 में फोकस क्षेत्र के रूप में पोषण और सततता के लिए कृषि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए
फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तथा बैंकिंग सुविधाओं की भी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 7 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका क्रियान्वयन जो है सुचारू रूप से चल रहा है और जन धन योजना में किस तरीके के लाभ आमजन को मिले हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आज 7 साल पूरे कर लिए हैं। इन 7 सालों में देश भर में 43.04 करोड़ से भी ज्यादा जन धन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जन धन स्कीम को 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू किया गया था। इन अकाउंट में फिलहाल 1,46,231 करोड़ रुपए जमा हैं। मार्च 2015 के मुकाबले आज प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 3 गुना बैंक अकाउंट खोले गए हैं। मार्च 2015 में जहां जन धन खाते 14.72 करोड़ थे, तो 18 अगस्त 2021 तक 43.04 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। इनमें 31.23 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट होल्डर को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जन धन योजना में करीब 55% अकाउंट होल्डर महिलाएं हैं, तो वहीं 67% अकाउंट होल्डर पुरुष हैं। कुल 43.04 करोड़ जन धन खातों में फिलहाल 36.86 करोड़ बैंक अकाउंट एक्टिव हैं, यानी कि इनमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सरकार इस योजना को आम लोगों के फायदे के लिए लेकर आई है। इसका मकसद सस्ती दरों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराना है। टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से लागत घटाने और ज्यादा लोगों तक पहुंच कायम करना है। इस स्कीम का मकसद है प्रधानमंत्री जन धन योजना आजाद भारत में अनूठी उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहलों में से एक है। जन धन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले जाते हैं। आपको 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है एवं इस स्कीम के जरिए आपको बीमा की भी सुविधा दी जाती है। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए भी इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। जन धन गरीबों को उनकी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का एक रास्ता प्रदान करता है और उन्हें गाँव में
अपने परिवारों को पैसे भेजने के अलावा सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का एक अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहे लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, भारत के वित्तीय ढांचे का विस्तार किया है और लगभग हर वयस्क के लिए वित्तीय समावेशन को संभव बनाया है। 7 वर्षों की छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगुवाई में किए गए उपायों ने रूपांतरकारी और दिशात्मक बदलाव पैदा किया है, जिसने उभरते हुए वित्तीय संस्थानों के इकोसिस्टम को समाज के अंतिम व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति को वित्तीय सेवाएं देने में सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्निहित स्तंभों यानी बैंकिंग सेवा से अछूते रहे लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने, असुरक्षित को सुरक्षित बनाने और गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण करने जैसे कदमों ने वित्तीय सेवाओं से वंचित और अपेक्षाकृत कम वित्तीय सेवा हासिल करने वाले इलाकों को सेवा प्रदान करने के क्रम में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए बहुहितधारकों के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाना संभव बनाया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से विभाग की उद्यमिता वाली योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर 2000 शिविरों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि CSC के माध्यम से योजना पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन आप कर सकते हैं। इस दौरान और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से विभाग की उद्यमिता वाली योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शिविरों के माध्यम से जुड़े हुए किसानों को संबोधित किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शिविरों के माध्यम से जुड़े हुए किसानों को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनाओं में अब ब्रीडर फार्म उद्यमी और चारा उद्यमी भी एक अंग बन चुके हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण उद्यमिता का निर्माण करने में मदद करेगा और पशु डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी, सुअर पालन, बकरी, शूकर पालन, चारा और पशुधन आहार क्षेत्र वाले किसानों और बेरोजगार युवकों को उनकी आजीविका को बेहतर बनाने में सहायता करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग और ज्यादा प्रशस्त होगा। इन योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास पर तीव्र गति से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़ बकरी और शूकर पालन में सुधार लाया जाएगा, जिसमें चारा और पशुधन आहार विकास भी शामिल है। ग्रामीण मुर्गी पालन उद्यमिता घटक के माध्यम से 1.5 लाख किसानों को रोजगार का सीधा अवसर प्राप्त होगा और 2 लाख किसानों को भेड़ बकरियों और मुर्गी पालन विकास से सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 7.25 लाख उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशुओं को जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। चारा उद्यमियों का निर्माण करने से देश में चारा और चारे के बीज की उपलब्धता में कई गुना बढ़ोतरी होगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों को समर्पित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से न केवल बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इसके माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्धि योजना की शुरुआत की है। योजना की घोषणा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य स्टार्टअप को फंड और आवश्यक कुशलता देना है। आइए लेते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 300 आईटी स्टार्टअप को मदद करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये स्कीम है समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा चयनित स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन चयनित स्टार्टअप में से 100 को यूनिकॉर्न स्टार्टअप में परिवर्तित करने का है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान कहा, स्टार्टअप के लिए फंड की कमी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आइडिया को वास्तविक उत्पाद में बदलने का अभाव या किसी आइडिया को उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक कौशल को एकत्रित करने की कमी अधिकांश स्टार्टअप के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हम इस दिशा में स्टार्टअप को ले जाने में सक्षम हैं, तब शायद हमारी पूंजी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए सबसे मुश्किल समय होता है शुरुआती समय, लेकिन समृद्ध स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जिन स्टार्टअप्स को चयनित किया है, उनको 40 लाख तक का सीड फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शुरुआत में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वे अच्छे से फल फूल सकें। कोई भी प्राइवेट या वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उन कंपनियों को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। केंद्र सरकार शुरुआत से ही 100 यूनिकॉर्न के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त 63 यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल पूंजी $16,800 करोड़ से अधिक है। किसान भाइयों बहनों, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की फसल खेतों में लगी है। कृषि में आत्मनिर्भरता तभी आ सकेगी जब हमारी जो फसलें हैं उनकी उपज हमें अच्छी मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी सही समय पर देखभाल की जाए। तो धान की किस प्रकार आप देखभाल कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। धान में नाइट्रोजन की 3 खुराक देनी होती है। बची हुई 2 खुराकों में से एक कल्ले निकलते वक्त और दूसरी फूल आते समय देनी है। अगर खेत में जिंक की कमी दिखाई दे रही हो तो 0.5% जिंक सल्फेट को 0.25% बुझे हुए चूने के घोल के साथ 2-3 बार छिड़के। हर छिड़काव के बीच 15 से 20 दिनों का फासला रखना है। जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की जाती है, अगर वहां पौधों में लौह तत्व की कमी दिखाई दे रही हो तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर ले। दूसरी ओर खेतों की मजबूत मेड़बंदी करे ताकि बारिश का पानी खेत से बाहर ना निकले। पछेती धान में जिन जगहों पर पौधे मर गए हैं, वहां उसी प्रजाति के नए पौधे दोबारा रोप ले और खेत में पानी का स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बनाए रखे। फसल से पूरी उपज प्राप्त करने के लिए खरपतवारों का समय से नियंत्रण बहुत जरूरी है। रुपाई के बाद 20 से 40 दिनों के अंदर खरपतवारों को नियंत्रित कर लेना चाहिए। बेहतर होगा कि खरपतवार प्रबंधन एकीकृत तरीके से हो। अगर खेत में उचित जल स्तर रहेगा तो बहुत कम खरपतवार पनपेंगे। समस्या ज्यादा आ रही हो तो कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। धान की फसल के लिए सही समय पर सिंचाई करना महत्वपूर्ण है। खास तौर से रुपाई के दौरान, ब्यांत के समय, बाली निकलते हुए और दाना भरते समय 5 से 6 सेंटीमीटर पानी जरूर भरा रहना चाहिए। कटाई से 15 दिन पहले खेत से पानी निकालकर सिंचाई बंद कर देनी है। देर से रोपी गई धान में झुंका रोग की संभावना रहती है। इसके अलावा ब्लास्ट और बकानी रोग भी धान की बड़ी समस्या है। निदान के लिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह है
वहीं झुलसा रोग होने पर नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग रोक देनी चाहिए और पानी निकालकर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2 से 3 छिड़काव करें। फसल में अगर पत्ती लपेटक या तना छेदक या फिर फुदका कीट लग रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP का छिड़काव करना चाहिए। इसकी जगह कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G का बुरकाव भी किसान कर सकते हैं। आपको बता दें, अब आप आत्मनिर्भर भारत को डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर आत्मनिर्भर भारत में इतनी अलग अलग विषय पर जो जानकारी आपके साथ हम साझा करते हैं, ये सारी जानकारी अब आप YouTube के माध्यम से देख सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।